हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज स्टडी विद पूजा मित्तल। आज जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है पार्ट 2 2019 CUHP के MSc बॉटनी एंट्रेंस पेपर के सॉल्यूशन का। ठीक है, तो हमने लास्ट पेपर में 1 से लेके 28 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। तो आज अपना क्वेश्चन है 29 का, जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। 29 से 60 तक के क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं 29 के क्वेश्चन के बारे में पढ़ती हूँ। आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन पे नहीं दिख रहे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पेपर है इसका लिंक डाल दूँगी। आप क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन सुनिए, इनके सोल्यूशन सुनिए। ठीक है, सो इन 29 इट इज़ आस्क्ड दैट ए कॉमन लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस, क्रैब्स साइकिल एंड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। इनके बीच का कॉमन लिंक क्या है? इनके बीच का कॉमन लिंक क्या है? इनके बीच का एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्यों है एसिटाइल कोएंजाइम में? द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोएंजाइम ए बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन इन प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम. This acetyl coenzyme then enters Krebs cycle, where it oxidizes to produce energy in the form of ATP. Beta oxidation of fatty acid produce acetyl coenzyme A, which then enter Krebs cycle to produce energy. Hence, acetyl coenzyme A plays an important link between glycolysis, Krebs cycle and beta oxidation processes. आप लोगों को इस एक्सप्लेनेशन का स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको फिर से पढ़ सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 29 इज सी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन बी यूज टू रिप्लेस द रिक्वायरमेंट फॉर वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है प्लांट फिजियोलॉजी में? कि एक प्लांट जब भी फ्लावरिंग देगा, जब भी उसके अंदर ये आगे जाके फ्रूट्स बनेंगे, जब वो एक हॉट के बाद एक कोल्ड ट्रीटमेंट उसको मिले, कोल्ड ट्रीटमेंट के जस्ट आफ्टर उसके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो एक हार्मोन है जिबरलिन। अगर हम इस जिबरलिन का ट्रीटमेंट करवा दें ना उस प्लांट को, तो वो डायरेक्ट फ्लावरिंग स्टार्ट कर सकता है। उसको ये कोल्ड टाइम की नीड ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जिबरलिन रिप्लेस कर देता है वर्नलाइजेशन की रिक्वायरमेंट को। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर 30 इज़ बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना? 31 में यहाँ पे क्या कहा है कि मॉडिफाइड मेंडेलियन रेशियो फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री जीन। पहली बात तो ये मॉडिफाइड मेंडेलियन क्यों बोल रहा है? जैसे मेंडल ने सिर्फ अपने को दिए थे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, ये तो थे मेंडल के लॉ, बट मेंडल्स के लॉ में कुछ डेविएशन हो गया था। वो डेविएशन क्या क्या था? एपिस्टेसिस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और ये जो हमने अलग अलग टाइप के पढ़े थे ना, एडिटिव जीन एक्सप्रेशंस, तो वो सब क्या थे? मेंडल की मॉडिफाइड वर्जन, मतलब मेंडल्स की डेविएशन थी वो सब। तो उसमें जैसे हम एपिस्टेसिस जो पढ़ते हैं ना, एपिस्टेसिस में क्या होती है? एक तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस होती है, एक होती है रिसेसिव एपिस्टेसिस। तो जो डोमिनेंट होती है वो एक और टाइप की होती है, डबल डोमिनेंट भी हो जाती है, एक डबल डोमिनेंट, एक हो जाती है डबल रिसेसिव। तो ये जो डबल रिसेसिव जो होती है क्रॉस अपनी, इस डबल रिसेसिव का दूसरा नाम होता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इन सब का जैसे अपना नॉर्मल जो मेंडल, एक बात ये याद रखना कि जो मेंडल की मॉडिफाइड जो रेशोज़ थी ना, उन सब में हम लोग क्या देखते हैं? उन सब में हम देखते हैं, जस्ट ए मिनट मैं ब्राइटनेस बढ़ा देती हूँ। हाँ, अब अच्छे से दिख रहा होगा। जैसे कि मेंडल का जैसे नॉर्मल जो हम डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं 9:3:3:1, ये हम लोग पढ़ते हैं मेंडल की रेशो। ठीक है, 9:3:3:1। तो आगे जितनी भी जो हम मेंडल की डेविएशन पढ़ते हैं उनके अंदर हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं? जीन की इंटरेक्शंस के बारे में, जीन इंटरेक्शन। तो ये बात एक याद रख लो कि जो जीन इंटरेक्शन होता है ना, ये जीन इंटरेक्शन मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस के अंदर नहीं होता। जीन इंटरेक्शन कब होगा? जब डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात होगी। ठीक है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात होगी मतलब अपने जितने भी डेविएशंस हैं रेशोज़ के अंदर, वो सारे इस डाई हाइब्रिड क्रॉस के
रेशो के डेविएशन होंगे 9331 के, ठीक है। जीन इंट्रैक्शन जहाँ भी नाम आ गया वहाँ पे मोनो की कभी बात नहीं होगी, डाई ट्राई टेट्रा कुछ भी हो सकता है, बट मोनो कभी नहीं होगा। एक तो ये पॉइंट याद रखो, आपके काम आएगा। फिर मैंने क्या बात की कि जैसे एपिस्टेसिस होती है, एपिस्टेसिस में एक आया डोमिनेंट, एक आया डबल डोमिनेंट, एक आया रिसेसिव, एक होता है डबल रिसेसिव। डबल रिसेसिव का नाम है कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे कि अपना नॉर्मल रेशो होता है 9:3:3:1, तो जो डोमिनेंट है ना उसमें शुरू के 2 को ऐड कर दो, 9 और 3 को ऐड कर दो, 9 और 3 12, तो डबल का हो जाएगा 12:3:1। आप कभी भूलोगे नहीं इस रेशो को। फिर डबल डोमिनेंट आ गया, शुरू वाले अपने डोमिनेंट है, अब शुरू वाले 3 को आप ऐड कर दो, 9 3 और 3 कितना हो जाएगा 15:1, ठीक है। अब जैसे रिसेसिव की बात हुई, रिसेसिव में हम क्या करेंगे, शुरू वाले 2 को तो सेम लिख देंगे, 9 3 सेम लिख दिया, पीछे वाले 2 को ऐड कर देंगे 9:3:4, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, रिसेसिव हो गया। अब डबल रिसेसिव कैसे करेंगे, शुरू वाले को रख देंगे सेम, पीछे वाले तीनों को ऐड कर देंगे, तो 3 3 6 प्लस में 7। तो इस तरीके से आप कभी एपिस्टेसिस की जो रेशोज़ है ना इनको कभी नहीं भूलोगे अपनी लाइफ में। तो डबल रिसेसिव को हम बोल रहे थे कॉम्प्लीमेंट्री, इसका रेशो क्या है अपना 9:7। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी ऑप्शन फॉर 31 क्वेश्चन, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का पूछा है अपने से। यहाँ पे क्या है, कर्नल कलर इन वीट। एक ये याद रखो कि जो बॉडी कलर है, जो हाइट है, ये क्या होते हैं, किसी एक जीन के द्वारा, एक जीन की हेल्प से डिसाइड नहीं होते। इनके लिए बहुत सारे जीन्स का रोल होता है, जिसको हम पॉलीजेनिक इंटरेक्शन भी बोल देते हैं। बहुत सारे जीन होंगे तो उनके एलील काफ़ी सारे होंगे। अब अगर आपको जीन और एलील के बारे में अगर नहीं पता हो तो मैंने एक हफ्ते पहले एक वीडियो डाली थी कि बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स, उस 10 मिनट की वीडियो है, उसको देख लोगे तो आपके जितने भी टर्म्स हैं, डाउट्स हैं, वो सब क्लियर हो जाएंगे उसको देखने के बाद, ठीक है। तो कलर की बात हुई, कलर का मतलब या तो पॉलीजेनिक मतलब बहुत सारे जीन, और या फिर मल्टीपल एलील कि एक जीन है और उसके बहुत सारे एलील हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, नहीं हम इसमें इसका कोई रोल नहीं है। मल्टीपल एलील, मल्टीपल एलील करेक्ट ऑप्शन है कि मल्टीपल एलील डिसाइड करेंगे कलर वीट का। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर 32 इज़ बी, ठीक है। अब जैसे अगले क्वेश्चन में कहा है कि सपोज वी टेस्ट क्रॉस ए ट्राई हाइब्रिड इंडिविजुअल, एक ट्राई हाइब्रिड इंडिविजुअल है ABC, इसको क्रॉस किया है रिसेसिव ABC के साथ, सारे रिसेसिव हैं। इन्होंने क्या बोला है, अब इन्होंने बोला है कि अपने को जो मिला है पेरेंटल मिला है 72%, ठीक है। जो सिंगल क्रॉस ओवर किसके बीच में, सिंगल क्रॉस ओवर A और B के बीच में, A और B के बीच में सिंगल क्रॉस ओवर मिला है 18। सिंगल क्रॉस ओवर फिर B और C के बीच में, B और C के बीच में सिंगल क्रॉस ओवर अपने को मिला है 8। और फिर बोला है डबल क्रॉस ओवर, डबल क्रॉस ओवर अपने को मिला है 2%, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि मैप डिस्टेंस बताओ A और B का, हमें A और B का मैप डिस्टेंस बताना है। अब इन लोगों ने डायरेक्ट अपने को परसेंटेज दे दी, इन लोगों ने अपने को मतलब इंडिविजुअल नहीं बताया कि कितने हैं। तो हमें ये नहीं पता कि अब A B C ऐसे सीक्वेंस में अरेंज हैं या फिर पहले B है, A है, C है। तो अपने को इस चीज़ का डाटा नहीं है, इसलिए हम अजम्पशन कर लेते हैं कि ये इस तरीके से ही अरेंज हैं, पहले A फिर B फिर C, ठीक है। तो ये जो मैप डिस्टेंस है इसका हम जो फॉर्मूला होता है वो कैसे निकालते हैं, सिंगल क्रॉस ओवर प्लस में डबल क्रॉस ओवर अपॉन में टोटल प्रोजनी, जितनी टोटल प्रोजनी है, और इनटू में 100। तो इन्होंने अपने से ये जो फॉर्मूला आप लोगों ने देख लिया, सिंगल क्रॉस ओवर प्लस डबल क्रॉस ओवर अपॉन में टोटल इनटू में 100, इन्होंने जो अपने क्वेश्चन में अपने को दिया है वो कहा है कि A और B के बीच का मैप डिस्टेंस बताओ। यहाँ पे इन्होंने A और B की जो सिंगल क्रॉस ओवर है वो अपने को दी थी 18, तो फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले हम 18 करेंगे, फिर प्लस में डबल क्रॉस ओवर करना था। डबल क्रॉस ओवर इन्होंने अपने को दिया है 2%, फिर अपॉन में टोटल प्रोजनी लिखनी है।
पेरेंटल कितने हैं अपने 72, सिंगल क्रॉस ओवर ए बी का 18, सिंगल क्रॉस ओवर अपना बी और सी का है 8, डबल क्रॉस ओवर है 2। इन सब का जब हम सम करते हैं तो ये अपना 100 आता है, 100 इन चारों का प्लस पेरेंट का और क्रॉसिंग ओवर का। तो अपने टोटल प्रोजनी कितनी है 100, मल्टीप्लाई में हम 100 करते हैं, मल्टीप्लाई में 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 18 + 2 कितना आया 20। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर 33 इज़ 20। ठीक है, मैं इसको फॉर्मूले को फिर रिपीट कर देती हूँ। कभी भी कोई क्वेश्चन आए जैसे सिंगल क्रॉस ओवर प्लस में डबल क्रॉस ओवर अपॉन में जितनी टोटल प्रोजनी है वो इनटू में 100, ये फॉर्मूला लगा देना, आपका मैप डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि द पोलन ग्रेन डेवलप्ड इन फ्लावर ऑन ए वेरीगेटेड ब्रांच फर्टाइल द एग डेवलप इन फ्लावर ऑन ग्रीन ब्रांच ऑफ मिराबिलस जावलापा, व्हाट इज़ द फिनोटाइप ऑफ द प्रोजनी। ये कह रहा है कि एक वेरीगेटेड पोलन था और एक था ग्रीन, इनके बीच में क्रॉस हुई, तो ये बताओ इनकी जो प्रोजनी बनेगी वो कैसी बनेगी। तो एक वेरीगेटेड है, एक ग्रीन है, तो वेरीगेटेड और ग्रीन की जब क्रॉस करेंगे ना तो अपनी जो प्रोजनी बनेगी वो बनेगी ग्रीन, पेल और वाइट। इसका मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ स्टैंडर्ड बुक वाला। देखो ये है वो क्रॉस, ये क्या होता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ग्रीन और वेरीगेटेड की क्रॉस करवाई है, तो ग्रीन और वेरीगेटेड की जो क्रॉस करवाई है उसका जो रिज़ल्ट होगा ना तो वो क्या है वाइट भी दे सकता है, ग्रीन भी दे सकता है और वेरीगेटेड भी दे सकता है। ठीक है, अगर किसी को इसकी और कोई एक्सप्लेनेशन पता हो या फिर कुछ और इसका रिज़ल्ट पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो मेरे को तो अपनी तरफ से बेस्ट यही लगा तो मैंने ये एक्सप्लेनेशन दे दी, आपको कुछ और पता हो तो आप वो बता देना। सो 34 का अपना हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब जैसे अगले क्वेश्चन में पूछा है 35 के में, इसके लिए आपको जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है ना उसका बेसिक आइडिया सारा होना चाहिए। अगर आप लोगों को ये मैं ऐसे कहो कि आप करवा दो तो जस्ट बेसिक मैं ये करवा दूँगी अगर आप लोग बोलोगे तो। बाकी देखो क्वेश्चन में इसने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमरेज प्लेज ए मेजर रोल इन डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट। पहली बात तो ये, चाहे वो प्रोकैरियोट हो या चाहे यूकैरियोट हो, जो पॉलीमरेज 3 होता है ना इसका सबसे बड़ा रोल होता है रेप्लिकेशन में। ठीक है, तो पॉलीमरेज 3 क्यों, अगर आपको कंप्लीट प्रोसेस पता हो तो पॉलीमरेज 3 क्या करता है, यही हेल्प करता है मतलब उनको प्राइमर्स को ऐड करने में, प्रोसेस को कंप्लीट करने में, इनिशिएशन और जो इलोंगेशन है सारी प्रोसेस इसी से ही होती है, सारी रेप्लिकेशन को यही संभालता है। बाकी जो पॉलीमरेज 1, 2, 4 और 5 हैं उनका रोल सिर्फ रिपेयरिंग में होता है। अगर आप लोगों से पूछ लें कि रिपेयर में कौन यूज होते हैं तो 1, 2, 4 एंड 5, रेप्लिकेशन में 3। बट कभी कभी जो पॉलीमरेज 1 है उसका रोल हो जाता है रेप्लिकेशन में। कैसे, जब वो प्राइमर अपना लगाते हैं ना, हम लैगिंग स्ट्रैंड पे एक प्राइमर लगाते हैं, जब उस प्राइमर को हमें हटाना पड़ता है वहाँ से तो वहाँ पे क्या होता है थोड़ा सा स्पेस रह जाता है, अपना डीएनए स्ट्रैंड बीच में से थोड़ा आधा अधूरा रह जाता है, तब डीएनए पॉलीमरेज 1 वहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक रेप्लिकेट करेगा जो बिल्कुल जरा सा स्ट्रैंड रह गया उसको, देन लाइगेज जाके इसको अटैच करते हैं। आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा बट आपने अगर ये पढ़ रखा हो तो आप समझ पा रहे होगे मैं क्या बोल रही हूँ। तो वहाँ पे इसलिए पॉलीमरेज 1 का रोल रेप्लिकेशन में भी हो गया और रिपेयरिंग में भी हो गया। तो मेन तो पॉलीमरेज 3 ही होता है जो रेप्लिकेशन करवाता है, बाकी सारे रिपेयरिंग में। बट पॉलीमरेज 1 प्राइमर्स को इंसर्ट करता है और इसका रोल होता है थोड़ा बहुत रेप्लिकेशन में भी और रिपेयरिंग में भी। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 का। 36 में क्या कहा है कि AUG जो कोड है, ये AUG वाला MSc एंट्रेंस में सभी पेपर में आता है, सभी कैसा ही पेपर ले लो, पंजाब यूनिवर्सिटी का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, DU का, PU का, कहीं का भी ले लो आप, सब में ही आता है कि AUG क्या होता है। सबसे पहली बात तो AUG इनिशिएशन कोडोन होता है जो प्रोसेस को स्टार्ट करता है। AUG कोड करता है मिथ्योनिन को, तो ऑप्शन तो अपना A सही हो गया। एक जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से ऐसे, मैं इम्पोर्टेंट वाला बता देती हूँ क्या पता आपके वो आ जाए, कि कौन से कोडोन ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को कोड करते हैं, काफ़ी ऐसे हैं जो अलग अलग को करते हैं। तो मिथ्योनिन और जो ट्रिप्टोफैन है ना
उनको कोड किया जाता है सिर्फ एक ही कोडोन के द्वारा, मिथ्योनिन एंड ट्रिप्टोफैन को। ठीक है, और जो स्टार्टिंग कोडोन अपना होता है वो AUG होता है, और जो स्टॉप कोडोन होता है वो अपना UAA, UAG एंड UGA। ठीक है, तो वो अपने स्टॉप कोडोन होते हैं। इनको आप स्टार्टिंग और एंड को याद कर लेना कौन से हैं, और स्टार्टिंग वाला क्या बनाता है, एंड वाला क्या बनाता है वो याद कर लेना, और मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफैन के कोडोन कौन से हैं, ये 3 बातें याद कर लेना। इस टेबल में से जो इम्पोर्टेंट है ये हमेशा पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में, सब में पूछा जाता है ये। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 में क्या कहा है, हाउ मैनी थ्रेट कैटेगरीज रिकॉग्नाइज्ड इन IUCN 2012 वर्जन, कि कितनी कैटेगरी हैं थ्रेट वर्जन की जो IUCN ने रिकॉग्नाइज की 2012 में। तो मेरे को इसका जो मिला मैं उसके बेसिस पे आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी। इसके कितनी कैटेगरी की थी इन लोगों ने, 3 की थी। 3 कैसे की थी, जो मेरे को मिला है मैं आपको दिखाती हूँ। आपको भी इस क्वेश्चन का कुछ और पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। देखो ये मिला था मेरे को, क्या है, सीरियल नंबर 1 2 3 थ्रेट कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी है, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, क्रिटिकली। डेफिनेशन, extinct, a taxon is said to be extinct when there is no reasonable doubt that the last individual has died, कि हमें पता ही नहीं है कि वो कब मरा, क्यों मरा, तो मतलब वो एक्सटिंक्ट हो गया। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, a taxon is said to be extinct in the wild when it is known only to survive in captivity or as a neutralized population outside its historical habitat, मतलब बिल्कुल एंड होने वाला है और 1 या 2 ही बचे हैं, कुछ है ही नहीं वहाँ पे। एक एक्शन इज क्रिटिकल में, एक एक्शन इज सेड टू बी क्रिटिकली इंडेंजर्ड व्हेन इट इज़, ये कंप्लीट पिक्चर अवेलेबल नहीं थी, तो क्रिटिकल में ये लगा लो कि बस 7 से 8 स्पीशी उनकी बची हुई हैं, ज़्यादा वो हमें मिल नहीं रही, तो ये अपनी थ्रेटन कैटेगरी आ गई। तो ये 3 टाइप की हमें कैटेगरीज मिली थी। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये 3 आंसर आएगा इसका। ये CUHP में तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब अभी जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं इनको देख के लग रहा है कि हाँ कुछ अच्छे आ रहे हैं क्वेश्चन, कुछ होने चाहिए, जो अभी फ़िलहाल हम जो है 10-12 क्वेश्चन करते आ रहे हैं। बाकी तो इसमें इकोनॉमिक बॉटनी भर भर के दे रखी है, और इकोलॉजी इसमें भर भर के दे रखी है, एल्गी, फंजाई उन और ब्रायोफाइट्स, मतलब नॉन वस्कुलर प्लांट, इकोलॉजी और इकोनॉमिक बॉटनी, इन तीनों को जिसने बहुत अच्छे से रट रखा है ना, उसका तो CUHP क्लियर है। बाकी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं, क्या पता इनसे ही चला जाए, क्योंकि इतना हार्ड सब बच्चों के इतना याद नहीं रहता, तो कट ऑफ इसकी कम ही जाती होगी मेरे अकॉर्डिंग। अब 38 का क्वेश्चन हम करते हैं कि विच सोयल टाइप इज़ आइडियल फॉर प्लांट ग्रोथ। हम ये हमेशा पढ़ते हैं कि जो लोमी सोयल होती है ना वो प्लांट ग्रोथ के लिए अच्छी होती है। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, लोमी सोयल याद रखते हैं। अब जैसे 39 का क्वेश्चन है कि कौन सा लॉ है जो स्टेट करता है अमाउंट ऑफ सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर डेटरमाइंस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। सिम्पसन के 3 लॉ हैं। जो 3rd लॉ है वो ये बताता है कि रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर डेटरमाइन द टाइप ऑफ वेजिटेशन। सो इसको भी बस याद ही करना है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन वाला नहीं है। 39 का ऑप्शन आएगा C। अब जैसे ये वाला अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है कि जब सक्सेशन प्रोसेस होती है ना, सक्सेशन में क्या होता है, सबसे जहाँ से सक्सेशन शुरू हुई उसको बोलते हैं पाइनियर स्पीशी, सबसे लास्ट में जो है बन जाती है उसको बोलते हैं क्लाइमेक्स, बीच में जितनी भी स्टेप आती हैं उनको बोलते हैं सीरी। और स्टार्टिंग में जब पाइनियर स्पीशी थी वहाँ पे किसका इन्वेजन हुआ, जैसे लाइकेन आए उसको बोलते हैं इन्वेजन, किसी का आना, बट बीच वाली स्टेज को बोलते हैं सीरी। तो यहाँ पे कह रखा है कि ड्यूरिंग सक्सेशन जो सक्सेसिव जो स्टेप हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं सीरी। ठीक है, सो 40 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा B। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन ईजी है 41 का, बट इसमें मिस्टेक क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है, द लॉस ऑफ, यहाँ पे गेन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कह रहा है द लॉस ऑफ एनर्जी इन ए फूड चेन फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट हायर ट्रॉपिकल लेवल इज अप्रोक्सीमेटली। जब बच्चे ऐसे हो ना कि ओवर एक्साइटेड जोन में आ जाए, अरे इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे पूछे ले, तो मेरे को आता है कि जब एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल पे कोई ऑर्गेनिज्म जाएगा फूड चेन में, तो हमें पता है 10% लो फॉलो होता है, 10% लिंडमैन का 10% लो। तो करेक्ट ऑप्शन, जैसे ए ऑप्शन भी लोगों ने 10 कर दिया तो झट से आगे पढ़ेंगे ही नहीं, 10 कर दिया, बट ये गलत है।
इसमें क्या आएगा, पूछ रखा है कि कितना लॉस हो जाता है जब 1 से ऊपर जाता है। वो ये नहीं पूछ रहा कि ऊपर वाले ने अपर वाले ट्रॉपिकल लेवल पे कितनी एनर्जी आई है, वो ये पूछ रहा है कि नीचे वाले की कितनी लूज़ हुई फिर ऊपर वाले को मिली। तो 10% ऊपर जाती है, नीचे अगर अपनी 100 थी 100 की 10 गई, मतलब 90% लूज़ की। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर 41 इज़ डी। जब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ जाए तो मन में ये सोच लेना कि दाल में कुछ तो काला है। यहाँ पे या तो हम स्टेटमेंट गलत पढ़ रहे हैं, तो एक बार दोबारा उसको पढ़ के रीचेक जरूर कर लेना। कभी सिंपल क्वेश्चन में मार खा जाओ वो ज़्यादा बुरा लगता है। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, द इनफेमस इरिश फेमिन ड्यू टू लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। एक तो इसमें जो पैथोलॉजी है ना ये भी भर भर के दे रखी है इन लोगों ने, सारे क्रैमिंग वाले क्वेश्चन। अब ये क्या याद रहता है अब, बट इसका आंसर है बी। ये भी हमें करना पड़ेगा, क्वेश्चन दे रखा है कि इनफेमस इरिश फेमाइन ड्यू टू लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कब शुरू हुई थी। 1845 से शुरू हुई थी। ये कब हुई थी, ठीक है। अब जैसे फिर से एक और ये आगे डिजीज़ आ गई कि वीट के अंदर जो लो स्मट होता है वो कौन कोज करता है। यूस्टेलिगो ट्रिटिकी ये कोज करता है वीट के अंदर स्मट, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन 43 इज सी। अब जैसे 44 का क्वेश्चन है कि विच डिजीज़ अपीयर इन एपिडेमिक फॉर्म इन 1983 इन हिमाचल प्रदेश एंड कोज इकोनॉमिक लॉस ऑफ ग्रोवर्स। एक डिजीज़ आई थी एप्पल स्कैब। एप्पल स्कैब आई तो 1875 में थी, सॉरी 1875 कह रही हूँ, 1975 में थी ये, बट 1983 में क्या होगी, ये पेंडेमिक बन गई थी हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए। तो एक पेंडेमिक बन गई थी तो वो डिजीज़ थी एप्पल स्क्रैब, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूछ रहा है ब्रायोफाइट में डाइमॉर्फिक प्लांट बॉडी किसके अंदर होती है। डाइमॉर्फिक प्लांट बॉडी मार्केंशिया में होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर 45 इज बी। द फर्टाइल रीजन इन द कैप्सूल ऑफ फुनेरिया। फुनेरिया के अंदर जो फर्टाइल जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं थिका, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर 46 इज ए। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने पूछ रखा है कि रिमोफाइटस डेलिकेटस इज प्रेज्यूम टू बी ए गैमेटोफाइट ऑफ। तो ये गैमेटोफाइट है राइनिया का। जो हम वो इवोल्यूशनरी प्लांट पढ़ते हैं ना वो भी उनको भी देख लेना, ठीक है। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रखा है कि कौन सा नहीं है हिट्रोस्पोरस जीनस। मे बी इस साल क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हिट्रोस्पोरस जीनस। तो इनमें से अजोला नहीं है हिट्रोस्पोरस, मतलब इसके अंदर मेल फीमेल अलग अलग नहीं है, बट जो इक्विसिटम्स लेजिनेला एंड मार्शिलिया हैं ये हिट्रोस्पोरस जीनस हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन इन साइकस। साइकस के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो पोलन ट्यूब की हेल्प से भी होता है। जो पोलन ट्यूब की हेल्प से जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम बोलते हैं साइफनोगैमी। और साइकस के अंदर जो सिलिएटेड जो होते हैं ना मेल गैमेट्स वो भी बनते हैं। अगर सिलिएटेड मेल गैमेट्स हैं मतलब जूस्पोर हैं, जूस्पोर हो गए तो मतलब जूडोगैमी, और जूडोगैमी को बोलते हैं जूडोगैमस। तो साइकस में बी और सी दोनों है, तो डी ऑप्शन में कह रखा है बोथ साइफनोगैमस एंड जूडोगैमस, यस। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर 49 इज डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 50 में कह रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ कैनेडा बाल्सम। तो कैनेडा बाल्सम क्या है, इसको जब हम लैब में यूज़ करते हैं ना, कोई भी अपनी जो हमने स्लाइड बनाते हैं, जब हम ये कटिंग करते हैं ना, हम जैसे बायो के स्टूडेंट्स हैं, लैब में काफ़ी प्लांट्स की जैसे साइकस की हमने स्लाइड पढ़ी, पाइनस की स्लाइड पढ़ी, तो जो परमानेंट स्लाइड बोलते हैं हम, तो अगर हम खुद एक्सपेरिमेंट करें, अगर अपनी डाइसेक्शन काफ़ी अच्छे से हुआ है अपने किसी भी प्लांट पार्ट का और बिल्कुल परफेक्ट सारी सेल दिख रही हैं, तो हम उसके ऊपर कैनेडा बाल्सम डाल के और फिर जो कवर स्लिप है उसको कवर करके उसको स्टोर कर सकते हैं। तो कैनेडा बाल्सम इसको हम निकालते किस प्लांट से हैं, यहाँ पे इस चीज़ का जिक्र हो रहा है। तो वैसे तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें जैसे सेकंड प्लांट है, इसमें देखा है एबायस बाल्सेमिया, तो बाल्सम इस बाल्सेमिया से ही हो गया ड्राइव। तो एबायस बाल्सेमिया करेक्ट ऑप्शन है अपने कैनेडा बाल्सम के प्लांट का, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय एपोकार्पस कंडीशन। तो एपोकार्पस कंडीशन जो एपोसाइनेसी है
ये शायद मेरा गलत हो गया था, मैं इसको रीचेक करती हूँ, 1 मिनट। इसका मैंने मेरे प्रोफेसर से पूछा था, प्रोफेसर ने बोला था कि बेटा एपोसाइनस ही नहीं होता, बट मेरे को तो इसका एपोसाइनस ही लग रहा है। 51 का जिस भी स्टूडेंट को करेक्ट ऑप्शन आ जाए ना, तो वो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कर देना। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो वीडियो के देखने के बाद प्लीज़ कमेंट सेक्शन को चेक कर लेना कि मैंने कोई कमेंट पिन की है क्या। ओके, तो अभी के लिए 51 का ऑप्शन हम ए कर लेते हैं, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन है कि द मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज प्रोवाइड मैनी ग्रीन वेजिटेबल। जो कुकुरबिटेसी है उसमें सारे घिया, तोरी, टिंडे सब आ जाते हैं। तो कुकुरबिटेसी वो फैमिली है जिससे हमें सारी ग्रीन वेजिटेबल्स मिलती हैं। ठीक है। अब अगला है कि ओवरी इज़ ओब्लिक्यूली प्लेस्ड इन। तो ओब्लिक्यूली प्लेस्ड सोलेनम के अंदर होती है, मतलब टेढ़ी ऐसे ओब्लिक बना हो जिसमें। ठीक है, तो सोलेनम के अंदर अपनी ओवरी इस टाइप की होती है। द फैमिली पोएसी इज़ नोन फॉर। फैमिली पोएसी के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं जो दी हुई हैं। सो ऑल ऑफ द दीज इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कि इसके अंदर लोडिस्यूल भी प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर डाइकोटोनमस लीव्स भी प्रेजेंट होती हैं। ये अपने को स्टेपल ऑफ फूड प्रोवाइड करता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, तो जब अगला क्वेश्चन है 55 का, द वस्कुलर टिश्यू इन द रूट अराइज फ्रॉम। तो वस्कुलर टिश्यूज़ जो अपने अराइज करते हैं वो प्रोकैम्बियम से अराइज करते हैं। सो द प्रोकैम्बियम इज़ द राइट ऑप्शन फॉर 55 क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अपना क्या दे रखा है, जो 56 का क्वेश्चन है उसमें क्या रखा है, कैस्पेरियन बैंड्स किस में प्रेजेंट होते हैं। ये तो हम बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं और हमें अगर यही नहीं पता हो तो कैस्पेरियन बैंड्स एंडोडर्मिस में होते हैं, तो फिर तो खतरे वाली बात हो रही है, पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा। तो एंडोडर्मिस वो होती है जिस पे अपने कैस्पेरियन बैंड्स होते हैं। वो पढ़ा है एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे में हम पढ़ते हैं ना, एपिडर्मिस से पानी गया, फिर कोर्टेक्स में गया, फिर जो एपोप्लास्ट है मतलब जो सेल वॉल से आ रहा था पानी, उसको सिम्प्लास्ट वाला पाथवे एक बार फॉलो करना पड़ा क्योंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आ गई वहाँ पे। पर जो सिम्प्लास्ट है वो कंटिन्यू रहा, फिर वो उसको क्रॉस करने के बाद देन वो वापस फिर से एपोप्लास्ट में चला जाता है। तो एंडोडर्मिस जो स्टेज आती है वहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं। जो 57 का क्वेश्चन है इसमें कह रखा है कॉर्क कैम्बियम एंड वस्कुलर कैम्बियम किसके पार्ट हैं। ये वाले ऐसे क्वेश्चन है ना बहुत बार आ चुके हैं, पीयू का भी मैं करवा रही थी, वहाँ भी बहुत बार आ चुके हैं। एक तो बॉटनी के स्टूडेंट्स अगर जितने भी बॉटनी के पेपर्स आपको मिले आप सोल्व कर पाओ, तो मैं यही कहूँगी प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस को सोल्व करो। उससे पहले एनसीईआरटी जो 11th और 12th के एनसीईआरटी में जितना बॉटनी का सेक्शन है, जितना आपके एंट्रेंस सिलेबस का कंटेंट मैच करता है उसको पक्का करो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट हम पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे अपने सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, फिर भी हम इस टॉपिक में मार खाते हैं। तो जो कॉर्क कैम्बियम और वस्कुलर कैम्बियम है, ये जो लेटरल मेरिस्टम होता है ना, लेटरल मेरिस्टम जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है, उसके पार्ट है। ठीक है, याद रखना इसको। अब अगला क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल पूछा है। वैसे मेरे को शुरू में लग रहा था कि पता नहीं ये पीयू ये CUHP कितना हार्ड क्वेश्चन पेपर देती है, बट इसके ऐसे हैं कि 60 क्वेश्चन में से 35 to 40 अगर हमने अच्छे से स्टडीज़ कर रखी है तो इतना मुश्किल पार्ट नहीं है। 5 to 10 क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हैं और 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे हैं कि हमने थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई कर रखी है तो वो हैं। 10 क्वेश्चन थोड़ा और किसी ने डीप स्टडी कर रखी है वो लेवल है, और 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसने इकोनॉमिक बॉटनी फंजाई वगैरह बिल्कुल अच्छे से रट रखी हो, सारे प्लांट्स के बारे में एक बार बिल्कुल ऐसे टेबल वेबल बना के स्टडी कर रखी हो। मैं एक टेबल की बात कर रही थी पार्ट 1 में कि टिम्बर की ऐसे टेबल बना लेना और इसकी ऐसे बना लेना। तो 60 क्वेश्चन होने के बाद मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगी मैंने कैसे बनाई है, तो आप उस तरीके से टेबल बना लोगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली याद रहेगा। अगर टाइम है तो कर लेना, नहीं टाइम है तो मैं एक गूगल पे साइट भी दिखा दूँगी, उससे आप थोड़ा बहुत प्लांट्स का आइडिया ले लेना। ठीक है, तो अब जो अपना 58 का क्वेश्चन है उसमें क्या कह रखा है कि टफ और केमिकली इनर्ट मटेरियल पोलन वॉल के अंदर कौन सा होता है। स्पोरोपोलिन हमें शुरू से पता है इस चीज़ का, तो इस पर क्या डिस्कस करना कि ये सबसे ज़्यादा टफ होता है और केमिकली इनर्ट होता है, जिसकी वजह से हम पोलन ग्रेन्स को हज़ारों करोड़ों सालों तक स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने मेरे इंस्टा पे एक टेबल शेयर की थी कि अलग अलग पोलिनेशन किन किन इंसेक्ट्स के द्वारा होता है या किन किन एनिमल्स के द्वारा होता है। तो
तो वहाँ पे ये वैसे तो ये नाम नहीं था उस टेबल में, बट ये नाम आया है तो देख लो वो टेबल कितनी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि फिलिनोफिली एक प्रोसेस है पोलिनेशन की, वो किसके कौन इसमें हेल्प करता है। तो मोथ जो होते हैं ना, मोथ्स हेल्प करते हैं फिलिनोफिली के अंदर। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन क्या है कि हु डिस्कवर द डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट। डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट डिस्कवर किया था नवाशिन ने। तो यहाँ से आपको यही समझ में आ रहा है टेक्सोनोमी आपके लिए ज़रूरी है, थोड़ा बहुत बेसिक एम्ब्रियोलॉजी, नॉन वस्कुलर प्लांट्स, इकोनॉमिक बॉटनी, इकोलॉजी 11-12 सारी, जेनेटिक्स का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो, प्लांट फिजियोलॉजी का इम्पोर्टेंट पार्ट है वो। अब बात करते हैं इकोनॉमिक बॉटनी के लिए हमें टेबल किस तरीके से बनानी है, कैसे याद करें और कौन सी वेबसाइट है, एक बार दिखा देती हूँ जस्ट 1 मिनट में। देखो मैंने यहाँ पे ये बनाया था टिम्बर यील्डिंग प्लांट का। इसमें क्या दे रखा है कि ये मैंने ऊपर बोटेनिकल नेम लिख रखे हैं यहाँ पे सारे, फिर जो भी प्लांट्स हैं उनके नाम, इनकी फैमिली, कॉमन नेम, डिस्ट्रीब्यूशन और यूजेस। मैं ये वाला जो टिम्बर वाला है इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ, तो आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, और बाकी आपको आइडिया मिल ही गया होगा, और वेबसाइट भी और दिखानी है ना वो दिखा देती हूँ। देखो ये है तो विकीपीडिया ही, तो विकीपीडिया से मैंने क्या निकाला था, लिस्ट ऑफ इंडियन टिम्बर प्लांट्स। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया था, देखो पूरी लिस्ट आ गई। कॉमन नेम, बायोनोमिकल नोमेनक्लेचर, कलर, लोकेशन भी है और कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर भी हैं। सारे 2-2, 3-3 लाइन में है, याद तो नहीं होने ये, बट अगर आपका मन हो तो एक बार देख लेना ताकि आपके कम चांसेस हों इकोनॉमिक बॉटनी के क्वेश्चंस को छूटने के। ठीक है, और मेरे पास अभी 2018 का पेपर और है CUHP का, आप लोगों को सोल्व कराना है तो आप कमेंट कर देना कि वो पेपर भी सोल्व कर दो। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे नहीं करना, कुछ कह रहे थे करना है। मेरे पास 18 और 19 के 2 थे, 19 का हो गया, 18 का करना है तो बोल देना। और बाकी करवाने हैं पेपर सोल्व तो आप मेरे को PDF मेल कर देना। मेरी मेल ID आपको YouTube का जो डिस्क्रिप्शन है ना वहाँ पे मिल जाएगी, या फिर मेरे को कमेंट कर देना कि मैम हमारे पास पेपर हैं, आप हमें मेल बता दीजिए। ठीक है, सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आप मेरे आने वाले अपडेट मिस ना कर सके और मेरे साथ अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें, इन्फॉर्मेशन ले सके और अच्छी गाइडलाइन ले सकें। और कंटिन्यू स्टडी करना है, कांटेक्ट में रहना है तो टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे हम सब मिलके पढ़ाई करेंगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।